अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज इंतखाबात जूं करीब आ रहे हैं। निगरान हुकूमत का इम्तिहान भी कड़े से कड़ा होता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी खत लिख दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड को इंश्योर किया जाए। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात होगी। उसके बाद इलेक्शन करीब है तो साथ साथ कौमी हुकूमत की बाज़गश्त भी शुरू हो गई है। तकरीबन जो अहम सियासी जमात हैं नून लीग के अलावा उन सबका यही ख्याल है कि अगली हुकूमत एक कौमी हुकूमत होने जा रही है। लेकिन इससे अलावा और भी दिलचस्प तजावीज़ सामने पेश की जा रही हैं। ये ब्रेक के दूसरे हिस्से में हम आपसे इसका जिक्र करेंगे। आखिर में दो साबिक वज़ीर आज़म को कानूनी जंग का सामना है। इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों के सामने इस वक्त लैंड माइन्स हैं कानूनी तौर पे। उनको पार करके ही इलेक्शन में ये दोनों हिस्सा ले पाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात होगी, लेकिन आगाज करते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र बार हो रहा है। जूं इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस होने की तारीख करीब आ रही है। अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा एक खत भी लिख दिया है। निगरान जितनी भी यहाँ पे इंटीरियर मिनिस्ट्रीज हैं और हुकूमत हैं उनको इस खत में कहा क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। वो कहता है कि एक सियासी जमात ने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात उठाए हैं और ये भी कहा है कि निगरान हुकूमत उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड हम नहीं कर रही है। इस हवाले से उन्होंने इलेक्शन कमीशन से राब्ता भी किया है। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत निगरान हुकूमत गैर जानिबदार होगी, लिहाजा ये हिदायत की जाती है कि तमाम सियासी जमातों को आइन और कानून के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये खत लिखने की जरूरत क्यों पेश आई? इस तरह की तशवीशनाक जो सूरत हाल है इसका इजहार तमाम सियासी जमातें कर रही हैं। तहरीक इंसाफ अंडरस्टैंडेबली वो कहते हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। जो इशारे हैं बज़ाहिर वो ऐसे नजर भी आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बार बार यही गुफ्तगू कर रही है। और इस दौरान जब निगरान हुकूमत के वुज़रा और जो आज़म के हवाले से सवालात पूछे जाएं और उनके जो जवाबात सामने आए, उनका झुकाव एक जमात की तरफ दिखाई दे, तो फिर ये जो सियासी जमातें हैं उनके जो गिले हैं उनमें वजन लगता है कि बढ़ता चला जाता है। ये बात शुरू हुई जब निगरान वज़ीर आज़म साहब के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बात की गई तो वो नून लीग की तरफ उनका वाज़ेह झुकाव था। ये बात खालिद मगजी साहब ने की जो इस वक्त सदर हैं बाप पार्टी के। सुनिए जरा। काकड़ साहब जो मौजूदा केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी का झुकाव, आई थिंक वो भी झुकाव मुस्लिम लीग की तरफ ही है मेरे साथ। निगरान वज़ीर दाखिला साहब के भी जब कुछ मुख्तलिफ औकात पे इंटरव्यू किए गए तो जाहिर सी बात है अभी वो केयर टेकर सेटअप के अंदर हैं, अभी वो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन अगर वो ना होते तो उनका झुकाव किस तरफ होता, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। जहां तक मेरी जात का ताल्लुक है तो मैं भी इस थॉट प्रोसेस से गुजर रहा हूं। आपको ऑनेस्टली बताऊं कि किसी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज में आगे चल के सियासत करनी है या किसी रीजनल पार्टी में या बलूचिस्तान आवामी पार्टी में, थॉट प्रोसेस से जरूर गुजर रहा हूं। आपके सितारे अलबत्ता बताते हैं कि आपका रुझान भी शायद नून लीग की जानिब है। मैं इसको ना हाँ कर रहा हूं ना कर रहा हूं। फिर मिनिस्टर ना होते हैं तो फिर आप किस तरफ जाते हैं? मैं पीएमएलएन में जाता। कल जब प्राइम मिनिस्टर साहब से, निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा गया कि ये जो झुकाव की बात हो रही है कि नून लीग की तरफ उनकी इंक्लिनेशन है, तो उन्होंने कहा कि ये किसी का जाती ख्याल हो सकता है, मैं इसको क्लैरिफाई नहीं करूंगा। सो उन्होंने ना उसकी तस्दीक ना तरदीद कुछ भी नहीं की। उनका क्या इस पर मौक़िफ़ था, सुनिए। इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर है, इसलिए उनका ये कल का बयान जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस थे वो झूठे थे। उन्होंने कहा कि अगर आज मैं निगरान वजीर दाखिला ना होता तो मैं पीएमएलएन में होता। तो जब इन तमाम बयानात को उनके मिला के देखते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि जो न्यूट्रलिटी होनी चाहिए केयरटेकर सेटअप पे, उस पर एक सवाल आ जाए। देखिए, ये मेरे ख्याल में मैं इस वक्त तो सरफराज भुट्टो साहब का तर्जुमान बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे कैबिनेट के मेंबर हैं। इससे जुड़े मजीद इलेक्शन की सिक्योरिटी के खदशात के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है। ये तमाम सवालात हम रखेंगे। हमारे साथ सरफराज बुख्ती साहब निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला है। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए बुख्ती साहब। सबसे पहले तो ये इलेक्शन कमीशन के लेटर के ऊपर आते, लेवल प्लेइंग फील्ड को इंश्योर करना है, ये वफाकी सूबाई निगरान हुकूमत तो सबको खत लिख दिया। सो गवर्नमेंट को ये खत जो है ये वसूल हो गया है आपकी हुकूमत को, पहले तो ये कंफर्म कर दीजिए और उसके बाद अब इससे आगे क्या होगा, बिकॉज लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है जो मौजूदा सियासी जमातें हैं उनकी शिकायत की बेसिस पे। सो अब यहां से आगे क्या, इस लेटर के ऊपर क्या कोई एक्शनेबल स्टेप्स लेने के बारे में गौर हुआ है? क्या स्टेटस है इसका? देखिए, जहां तक आप इस लेटर का जिक्र करें, क्योंकि मैं यहाँ बयान आया हुआ हूँ, यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस है इंटरपोल के 100 ईयर्स की, तो मेरे सामने से वो लेटर नहीं लाया गया। लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जब भी इलेक्शन कमीशन को कोई शिकायत आती है तो वो उसको खत व किताबत की सूरत में जो कंसर्न लोग हैं उन तक भेजते हैं। हम भी इस खत को ऑनर करते हैं, बल्कि हम इससे पहले भी ऑनर कर रहे थे। हमारे लिए जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं वो सब काबिल एहतराम है और हम सब के लिए ये चाहते हैं कि वो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा हों, न कि प्रोपेगेंडा टूल्स का।
اور اس طرح کا ایک انوائرمنٹ بنائیں کہ لوگ الیکشن کی ایکسیپٹیبلٹی کو مانیں، اور بجائے اس کے کہ صرف اپنے پولیٹیکل سلوگنز پہ، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان بیان بازی چل رہی ہے، اسی طرح پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان تو بڑا عرصے سے چل رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل بیانات ہو سکتے ہیں. ہمارے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو بھی ہمیں کہے گا ہم اس کو اسسٹ کریں گے. سو اس وقت اگر میں آپ سے پوچھوں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی جو شکایات ہے آپ کی گورنمنٹ کی نظر میں، ان میں کتنا سبسٹنس ہے، اس میں کتنا وزن ہے؟ اتنا ہی سبسٹنس ہے جتنا آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کلپنگز چلائی، بغیر کانٹیکسٹ کے کسی ایک کا ایک سینٹنس چلا دیا، خالد مکسی صاحب کا ایک چلا دیا، وزیر اعظم صاحب نے پورا ایک انٹرویو اس پہ کیا، اس کا باقی سب کچھ کاٹ کے آپ نے اپنی مرضی کے مطابق ایک چیز چلا دی. میرا جو کانٹیکسٹ تھا بات کرنے کا، اس کے آگے میں نے کیا بولا، اس کے پیچھے میں نے کیا بولا، وہ آپ نے نہیں چلایا. تو یہ آپ کی اپنی چوائسیز ہیں، آپ اوپینین میکنگ کریں یا جرنلزم کریں، دیٹ از یور چوائس. لیکن میرا خیال ہے کہ اس بات کی اتنی حقیقت ہے جتنی یہ آپ کے کلپس کی حقیقت ہے. صحیح، کیونکہ مکسی صاحب کا انٹرویو میں نے خود کیا تھا تو میں نے بڑے کیئرفلی اس میں سے وہی کلپ چنا ہے جو مجھے اس کا کانٹیکٹ سمجھ میں آیا تھا. لیکن چلیں، بہرحال اس کے یہ سوالات بار بار پوچھے جاتے ہیں. یہ پی ایم صاحب سے کل بھی پوچھا گیا. اس کا مطلب ہے کہ دیر از دس ایلیفینٹ ان دا روم، ورنہ یہ سوال بار بار مڑ کے نہ آئے اور مختلف جرنلسٹ یہ سوالات نہ پوچھیں. ایک اور سوال جو پوچھا گیا وہاں پہ پی ایم صاحب سے، وہ سیکیورٹی کی کنسرنز کے حوالے سے پوچھا گیا، اور اس کا جواب انہوں نے کیا دیا، ذرا یہ سنیے. سیکیورٹی کے سچویشن تو ہیں، بلکہ اس سے زیادہ انداز میں جو ہے نا ٹیررزم جو ہے اس کی ایک سرچ آ رہی ہے، خصوصی طور پہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں. بہت سنجیدہ چیلنجز ہیں، اور جس طرح کے ہمارے مغربی بارڈر پہ بدقسمتی سے جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، تو وہ آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ اور مزید سنجیدہ ہوگا. یہ رکاوٹ نہیں بن سکتا انتخابات میں. کسی سچویشن کو اس طرح کلیئرٹی کے ساتھ آپ بالکل پروفیٹک پیشن گوئی کر لیں، وہ تو ممکن نہیں ہے. جی بگٹی صاحب، کیونکہ آبویسلی پچھلی مرتبہ بھی الیکشن کے حوالے سے حکومت پاکستان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز جو رپورٹ پیش کرتی ہیں، انٹیریئر منسٹری اور جو دیگر وزارتیں ہیں، وہ سپریم کورٹ کے اندر جا کر اس حوالے سے انہوں نے اپنا موقف دیا. اس وقت اگر ہم بات کریں تو الیکشن کی حوالے سے سیکیورٹی کے جو خدشات ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ 2008 کے مقابلے میں کم ہے یا ویسے ہی ہے، یا اس وقت الیکشن کے کانٹیکس میں خاص طور پہ سیکیورٹی کی کیا کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں گے؟ دیکھیں، نہ صرف الیکشن کے حوالے سے ملک میں جو ٹیررزم ہے اس میں 78% رائز ہے فار لاسٹ 8 months. اور یہ ایک جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہمارے بارڈرز پہ جو سچویشن ہے، اور اس کے بعد سے جس طرح ٹی ٹی پی کا انفلکس آیا ہے، اور جس طریقے سے ماضی میں حکمرانوں نے امپیچمنٹ کی پالیسی دے کر انہی طالبان کو دوبارہ حیدرآباد کرنے کی بات کی، ان سے نیگوسیشن کی بات کی، کہ جو لوگ وار آن ٹیرر کو سمجھتے ہیں، جو انسرجنسی کو سمجھتے ہیں، ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ جب آپ ٹیررسٹ کو سپیس دیتے ہیں، جب ان کے ساتھ بات چیت کا ڈرامہ شروع کرتے ہیں، اس سے نقصان اسٹیٹ کو ہوتا ہے اور اسٹیٹ میں رہنے والے لوگوں کو ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے وہ کیا، ان کو ایک سپیس مل گئی ٹیررسٹ کو اور انسرجنٹس کو، وہ ری گروپ ہوئے ہیں، ری آرگنائز ہوئے ہیں، ری اسٹرینتھن ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہم پر حملے شروع کیے ہوئے ہیں. اب جہاں تک الیکشن کی بات ہے، ٹیررزم ایک چیلنج ہے. 2008 میں بھی ایک چیلنج تھا، اور آج بدقسمتی سے 2023 میں بھی ایک چیلنج ہے. لیکن اس چیلنج کو نمرد ازبا ہونے کے لیے ہماری سیکورٹی فورسز کے اندر کیپیسٹی اور ول دونوں موجود ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو دہشت گردی ہے، اس کا ناسور اس ملک سے ختم ہوگا. لیکن ابھی جو الیکشن کو متاثر نہ ہونے دیا جائے، اس حوالے سے کوئی خاص پالیسی وضع کی جا رہی ہے؟ الیکشن کے ہر شہری یہی چاہتا ہے، ہر حکومتی عہدیدار یہی چاہتا ہے، ہر لا انفورسمنٹ کا آدمی یہی چاہتا ہے کہ ٹیررسٹ کو نہ صرف الیکشن بلکہ ہمارے روزمرہ کی زندگی جو ہے اس میں بھی انفلوئنس ان کا کم سے کم ہو. یہ ہماری وش لسٹ میں سب سے ٹاپ پہ ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ محفوظ ہو کے، نہ صرف باحفاظت ہو کے صرف الیکشن میں حصہ لیں، کینڈیڈیٹ بنے، ووٹر بنے. جو سپورٹو رول ہے گورنمنٹ کے اداروں کا، جس میں ٹیچرز ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں جو الیکشن کمیشن کا عملہ ہوتا ہے، ان کی حفاظت ہو، یہ تو ہماری پرائیورٹی ہے. ہم تو کسی صورت یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس پر کوئی ٹیررسٹ کا انفلوئنس ہو یا وہ اس طرح کے حالات بنانا چاہے. اب ظاہر ہے ٹیررسٹ تو یہی چاہیں گے کہ پاکستانیوں کی جتنی بھی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کو بھی افیکٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم اپنا ملک اپنی کانسٹیٹیوشن کے تحت چلائیں گے. بندوق کے زور والوں پہ یہ ملک چلانے نہیں دیں گے. یہ ملک جو ہے وہ ہم 24 کروڑ پاکستانیوں کا ہے،
जो वायलेंस के जरिए अपने आइडियाज हम पर इम्पोज करना चाहता है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को खराब करना चाहता है, उसका कम से कम उसको अलाउ नहीं करने दें। सो क्या ये पॉसिबिलिटी है बुगटी साहब के मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सिक्योरिटी के उस वक्त की सूरत हाल का जायजा लेके फिर इलेक्शन के हवाले से फैसले लिए जाएं? फॉर एग्जाम्पल खैबर पख्तूनख्वा के हालात मुख्तलिफ हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि ये हर एरिया का अपना अपना जो कॉन्टेक्स्ट है उसके बाद ये फैसले लिए जाएं, या अगर कहीं भी होगा तो यकमुश्त इकट्ठे इलेक्शन होंगे? ये तय कर लिया हम। अजम्पशंस पे तो बात नहीं की जा सकती कि ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा वाज़ेह कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कर दी, तो इसमें मेरा ख्याल है कि अगर हम अज्यूम कर लें कि इस तरह होगा या उस तरह होगा, अजम्पशंस पे बात नहीं बनती। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़िए कि कुछ पिछले दिनों खबर थी कि ईसीएल के अंदर मुमकिना तौर पे कुछ सियासी रहनुमा जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनके नाम आ सकते हैं, डाले जा सकते हैं। ये खबर है, ये दुरुस्त है? इसकी आप तस्दीक कर सकते हैं? क्या ये कंसिडरेशन है? क्या ये गुफ्तगू हुई है? देखिए, ये बात दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि वहां पर ईसीएल की एक सब कमेटी है कैबिनेट की, मैं उसका मेंबर हूं और साथ ऑनरेबल हमारे मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन शाहिद तारड़ साहब उसके मेंबर हैं। हमारे सामने ये केस नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने रखा था, जिसमें इमरान नियाजी समेत पीटीआई के बहुत सारे रहनुमा उनके नाम थे जो उस वक्त कैबिनेट में थे, और कादर ट्रस्ट में उनका नाम था। जो उसका केस है, नैब उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, और नैब की ये रिक्वायरमेंट थी कि इन लोगों का नाम ईसीएल में डालें। तो हमारी सब कमेटी ने उसका नाम ईसीएल में डाल दिया है, और अब वो कैबिनेट में अप्रूवल के लिए जाएगा। लेट्स सी कि कैबिनेट उस पर क्या डिसीजन करती। सही, बहुत शुक्रिया। सरफराज बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके बाद हम ब्रेक पर, जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे कि नई कौमी हुकूमत के हवाले से जो नए खदोखाल की गुफ्तगू की जाती है, इस पर तमाम सियासी जमातों का बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है, लेकिन उससे बढ़ के एक और भी दिलचस्प तजवीज जो है वो मौजूद है। वो क्या है, ब्रेक के बाद बताएंगे। हमारे साथ वेलकम बैक। इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं उस हिसाब से कयास आराइयां भी बढ़ती चली जा रही हैं। जब क्लैरिटी ना हो तो उसके दरमियान रूमर्स जन्म लेती हैं। ऐसा ही कुछ इस वक्त भी हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर कौमी हुकूमत का एक कॉन्सेप्ट है जिसके अपने अपनी डेफिनेशन है, अपने अपने खदोखाल होते हैं सबके, लेकिन इस वक्त दोबारा पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले कौमी हुकूमत के कयाम के बयानिए ने दोबारा जोर पकड़ लिया है। जो इस मुल्क की सफ़े अव्वल की क़यादत है वो कौमी हुकूमत के कयाम की इलेक्शन के बाद गुफ्तगू करती है। आइए आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौमी हुकूमत कायम होने के दावेदार कौन कौन है। जरा देखिए। चेस बोर्ड क्या है? चेस बोर्ड पे 172 ना पीएमएलएन ले सकती है, ना पीपीपी ले सकती है, ना मौलाना साहब ले सकते हैं, ना कोई और पार्टी ले सकती है। तो बेहतर ये है कि हम इस नहज पे चलें जो कल भी चल सके। पहले उनको हमने मौका दिया, अब हमारा चांस है, उनका काम है हमें मौका दे। अगर कौमी हुकूमत की बात करते हैं, बनाई थी ना थोड़ी बहुत कौमी हुकूमत, ये चंद महीनों में जो 1.25 साल 1.5 साल मिला, तो कौमी हुकूमत और बना ले। अब जेन्युइन एजेंडा बयानिया देना होगा। नेशनल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, उसके बगैर पाकिस्तान का फायदा ही नेशनल गवर्नमेंट में है। जो नेक्स्ट इलेक्शन है वुड बी एन इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट। इंशाल्लाह जो अलायंस हम बनाने जा रहे हैं वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा अलायंस होगा। पीपल्स पार्टी भी इंशाल्लाह उस इत्तेहाद में होगी और लोग भी होंगे। सबको एवरीवन विल गेट द शेयर ऑफ द पाई। मुस्लिम लीग नून को ज्यादा सीट्स मिलती है कौमी असेंबली में, फिर भी मैं कहूंगा कि वो इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। उनको पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज्यादा सीटें ली तो मुस्लिम लीग नून के वोट्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो बाद में अलायंस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। हमारा ये दावा है कि जो भी अक्सरियत जमात हो, किसी सूरत भी वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बना सकती। तो उस वक्त आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अलावा तकरीबन तमाम जो मेन स्ट्रीम जमातें हैं वो कौमी हुकूमत की गुफ्तगू कर रही है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दूर दूर तक जिक्र नहीं है। अगर एक कौमी हुकूमत है तो उसमें उनका फिलहाल कोई इंक्लूजन की बात नहीं की जा रही। सो पीपल्स पार्टी, इत्तेहाद पाकिस्तान पार्टी, ये तमाम लोग कौमी हुकूमत का जिक्र कर रहे हैं। राजा रियाज साहब भी यही कह रहे हैं, MQM भी कुछ इस तरह के खदशों का इजहार करे। ये तो बात हो गई इलेक्शन के दौरान अलायंस कायम करना या इलेक्शन के बाद अलायंस कायम करना और उसके बाद कौमी हुकूमत कायम करना। हमारे बहुत ही मोहतरम हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने ये बात कही कि शायद कौमी हुकूमत इलेक्शन के बगैर और उससे पहले कायम करने की तजवीज भी कहीं ना कहीं उस पर गौर हो रहा है। ये नियाजी साहब ने क्या कहा, जरा सुनिए। मेरा खर्चा ये है कि मुझे लगता है कि इलेक्शन हो ही नहीं है, यूनिटी गवर्नमेंट दे दी जाए हमें। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, इलेक्शन हो ही नहीं
और यूनिटी गवर्नमेंट हमारे गले पड़ जाए। वैसे तो इसमें कानूनी आईनी तौर पे कोई गुंजाइश है नहीं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है कि गुंजाइशें निकाली भी जाती हैं हमारी 75 साल तारीख में। सो ये हुकूमत में इलेक्शन के बगैर पहले कौमी हुकूमत वाली तजवीज चूंकि इतनी अनोखी थी, इसलिए इसका जिक्र यहां करना जरूरी था। अपने मेहमानों का हम तारुफ करा दें। यहाँ पे हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं, अतर काज़मी साहब मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आमिर साहब, आपसे बात शुरू करेंगे। PMLN की तरफ से कौमी हुकूमत की जिक्र अभी नहीं हो रहा, लेकिन तकरीबन मोर और लेस तमाम सियासी जमातें माइनस PTI, बिकॉज PTI तो खैर इस दूर दूर तक इस इत्तेहाद में कोई इसे कंसिडर करने को तैयार ही नहीं है, कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो बड़ी जरदारी साहब ने खुद आकर जब ये बात की, इसका मतलब है कि ये बहुत एक सीरियस कंसिडरेशन है। लेकिन PMLN के हवाले से अभी उनकी क्या सोच है, वो कौमी हुकूमत के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, इतने वाजे नहीं है। कुछ अंदाजा है क्या सोचती है PMLN, या क्या गुफ्तगू है उनके क्वार्टर्स में? बात यह है कि कौमी हुकूमत वही होगी जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल होंगी, और पाकिस्तान की एक बड़ी जमात PTI, चाहे वो जिन मर्जी हालात से गुजर रही हो, अगर उसे कौमी हुकूमत कहना और उसमें वो शामिल नहीं होगी तो वो तो नहीं होगी, वो तो PDM प्लस गवर्नमेंट ही का एक नया नाम हो सकता है ना, जो कि ज्यादा करीने क्यास भी है कि इलेक्शन की सूरत में मिक्स पार्टियों की हुकूमत ही बनेगी, जो मेरा नुक्ता नजर है अभी। लेकिन चूंकि सियासी तौर पे इंतखाबी मुहिम, इलेक्शन का शेड्यूल आना है और फिर जलसे जुलूस शुरू होंगे, कितनी आजाद होगी PTI हमें उस वक्त देखना होगा, वो किस निशान पे खड़ी होगी, कहां पे खड़ी होगी, फिर हम बहुत अच्छा तबसरा करने के काबिल हो सकेंगे। अभी बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, जैसे नियाजी साहब को हकीकत मालूम हो गई या एक ख्वाब आ गया और उन्होंने उसे बयान कर दिया। अभी हमारे एक दोस्त ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कुछ ऑर्डिनेंसेस लाए जा रहे हैं और देखा जाएगा कि सदर साहब साइन करेंगे कि नहीं, तो उसको भी आप देख लें कि एक कल मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया है जिसमें कहा गया है कि सदर साहब आईनी तौर पे अपने मनसब के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। कानून में तो आप उनको नहीं निकाल सकते, आइन से तो आप सदर को अपने मनसब से नहीं निकाल सकते, तो वो कौन सा तरीका होगा। मैं कम से कम, जहां तक जाहिर है कि मेरी कोई काजी फायदी साहब के साथ ताल्लुकात नहीं है, एक बंदे को बंदा बोलते हुए सुनता है, उसकी गुफ्तगू कोर्ट में सुनता है, उसके फैसले देखता है, सही। तो शायद वो आखिरी आदमी होंगे जो, अगर कोई इस तरह का प्लॉट चल रहा है और वो उसके साथ चल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। दोबारा जरा 2+2 करने दे मुझे। आपने कहा कि ऑर्डिनेंस का जिक्र हो रहा है, इधर से सदर साहब के खिलाफ भी एक कानूनी कार्रवाई का आगाज हो गई। ऑर्डिनेंस किस किस्म की ऑर्डिनेंस है जिसकी बाज़गश्त है? इसमें कोई सब्सटेंस भी है या ये वैसे ही एक र्यूमर है, और अगर है तो ये ऑर्डिनेंस क्या हो सकता है? लेकिन मैं चूंकि अभी आ रहा था घर और रास्ते में मैंने आदिल अब्बासी का ये ट्वीट पढ़ा है, अच्छा, जो आप जानती हैं उन्हें, और आपने साथ चूंकि जिक्र कर दिया नियाजी साहब का, तो मैंने साथ ये भी जिक्र कर दिया, और तो साथ उसके मैंने मिला दिया कि सदर साहब के खिलाफ एक कल सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन गई है, तो इन सबको फिर हम इकट्ठा देखेंगे कि अगर कहीं पे कोई मूव हो रही है तो मेरे हिसाब किताब से काजी फायद के होते हुए तो वो कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल, मैंने दोबारा जो PMLN का सवाल पूछा, क्या ये जो कौमी हुकूमत की बात जरदारी साहब कर रहे हैं, PMLN इंतजार करेगी इलेक्शन के नताइज, अगर उनको मतलूबा नंबर मिलते हैं तो कौमी हुकूमत नहीं बनेगी, लेकिन अगर मिल जाते हैं, अगर नहीं मिलती तो बन जाएगी, अगर मिल जाती है वोट तो फिर नहीं बनेगी, जबकि पीपल्स पार्टी उससे पहले कौमी हुकूमत की बात कर रही है। तो PMLN वेट एंड वॉच के उनको जो 172 का उनका जो ड्रीम नंबर है वो अगर ना मिला तो फिर सोचेंगे। एक तो ध्यान में रख लें कि सब लोग 2018 में रह रहे हैं, 169 मैजिक नंबर है, 172 नहीं है। जी 6 सीटें खत्म हो चुकी हैं। हाँ, थैंक यू, आई स्टैंड करेक्टेड। ठीक है, हाँ जी, मतलब ये सब लोग बात कर रहे हैं ना पुराने उस हिसाब से। ठीक बात है। हाँ। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि मैं पहले दिन से इस बात पे हूं कि बहुत सारे लोग इस पे बहस कर चुके कि नवाज शरीफ को खामोश करा दिया गया, नवाज शरीफ खामोश हो गए। नवाज शरीफ बोलना शुरू हो चुके हैं और आपको कैंपेन में खुल्लम खुल्ला गुफ्तगू करते नजर आएंगे। ठीक है, वो दोबारा वहीं पे जाएंगे। ये मैंने वैसे बात करनी थी प्रोग्राम में आगे जाके, ये मैंने प्रोग्राम आगे जाके बात करनी है, उसके लिए मैंने निकाली है उनके बयानात, तो अगर वो हम उसको मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपने चूंकि कौमी हुकूमत का पूछा और PMLN का पूछा, तो मैं इसलिए बात कर रहा हूं। ठीक है, सही है कि वो बिल्कुल नहीं मानेंगे इस बात को, वो नहीं मानेंगे इस बात को। ठीक है, तो दैट इज अ मोर क्लियर आंसर। अतर, सेम क्वेश्चन जी आपसे। PMLN की तरफ से अभी कौमी हुकूमत की का लफ्ज जो है हमने नहीं सुना, इंडोर्समेंट फिलहाल नहीं सुनी। जाहिर सी बात है, उनको लग रहा है कि पंजाब के अंदर उनके चूंकि खुला मैदान है तो शायद वो बेहतर परफॉर्मेंस के बाद अकेले गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करें, लेकिन जो बाकी जमातें हैं वो फोर्सी कर रही हैं कि कौमी हुकूमत ही बनेगी यहाँ पे। सो ये जरा पूरी सूरत हाल को डिसाइफर करें ना मेरे लिए।
देखें, ये मैं नहीं समझता कि ये तासुर दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब को पता है कि हम अकेली हुकूमत बना सकते हैं, इसलिए कि वो पहले ही एमक्यूएम से उन्होंने इत्तेहाद कर लिया और बाप पार्टी जिनके हवाले से उनका एक बड़ा असूली मौकिफ था, वो जिस तरीके से बलोचिस्तान के जिस मोअज़्ज़िज़ शख्सियत को अपने साथ शामिल किया, तो क्या आपको लगता है कि ये वो जमात है जिसको ये पता है कि हमारी हुकूमत बन सकती है और हम अकेले जो है 169 या 189 या 175 सीटें ले लेंगे? इन तमाम जमातों को इदराक है। देखें, जो कौमी हुकूमत है ना, ये बुनियादी तौर पे जब कौम के लिए कोई भी हुकूमत बन रही हो तो वो कौमी हुकूमत होती है। ये हुकूमत बना रहे हैं अपने लिए, कौमी हुकूमत का तो वैसे ही नाम दिया जा रहा है, पिछली भी तो कौमी हुकूमत थी इनकी नजर में। ये बुनियादी तौर पे एक जमात के खिलाफ इत्तेहाद है और इन सारी जमातों को इस चीज का इदराक है कि हम इस पोजीशन में नहीं है इस वक्त कि हम अकेले कोई हुकूमत बना सके, तो बड़ी मुश्किल से हम मिल के सारे एक हंग पार्लियामेंट बने, हम एक हुकूमत बनाएंगे, उसमें सारी जमातों को शामिल किया जाएगा। और यही वजह है कि जहां पे आप पीपल्स पार्टी का जहराना रवैया देखते हैं, वहां पे नून लीग की जानिब से आगे पीपल्स पार्टी को उस किस्म का जवाब नहीं दिया जा रहा, इसलिए कि उनको पता है कि इंतखाबात के बाद हो सकता है कि हमें इकट्ठा बैठना पड़े। यही इसी फार्मूले को वो कौमी हुकूमत का नाम दे रहे हैं। ये उतनी कौमी हुकूमत है जितनी कौम के लिए इस वक्त सियासत। तो फिर यानी कि पीडीएम प्लस प्लस हुकूमत बनेगी ना इवेंचुअली, अगर इसको हम ये कह दे कौमी हुकूमत तो वो है जिसमें तमाम सियासी जमातें हों, जैसे आमिर साहब ने बिल्कुल राइटफुली पॉइंट आउट किया, तो ये पीडीएम प्लस प्लस है, ये उसका कुछ खाका है। जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली पीडीएम प्लस प्लस हुकूमत है, सारी वो उन जमातों को इकट्ठा किया जाएगा और दोबारा हुकूमत बनाने की कोशिश की जाएगी। तो और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो फिलहाल कोई जगह नहीं है दूर दूर तक? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही तो ये इत्तेहाद बन रहा है। आप देखें, जो भी जिस तरह राना साहब ने भी फरमाया कि नवाज शरीफ साहब ने दोबारा बोलना शुरू कर दिया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने दोबारा बोलना शुरू कर दिया? बुनियादी तौर पर इनको नजर आ रहा है कि हमारा बोलेंगे और बोलते जाएंगे। जी जी, कल से आगाज कर दिया उन्होंने सर। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं जब वो लंदन से बात शुरू हुई थी ना, यहाँ हमारे मीडिया में बहस कराई गई और जी शहबाज शरीफ चले गए, मैंने कहा था वो वहीं पे आएंगे, वहीं पे बात करेंगे। उन्होंने मैसेज बड़ा दिया 21 अक्टूबर को, जो शेर पड़ा तूफान का तहिया किए हुए, इंडिया के साथ गुफ्तगू का किया। अभी आप देखते जाएं। लेकिन आमिर साहब, असल में प्रॉब्लम ये थी जब इसहाक डार साहब आके कहते हैं कि मामला अल्लाह पे छोड़ दी, तो हम समझते हैं इसहाक डार साहब मोर और लेस वही बात कर रहे हैं जो मियां साहब कह रहे हैं, इतने क्लोज हैं, तो वो हमने अल्लाह पे छोड़ने वाली बात तो वहां से आई है। बड़ी बड़ी कैटेगोरिकली उस वक्त शिफ्ट था बयानिया का इसमें। अच्छा, आप देखें कि उन्होंने पहले भी कहा था, नवाज शरीफ ने भी कहा था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया, तो वो उनकी पार्टी कहती है नताइज देख लें आज। ठीक है जी, आप अतर अपनी बात में कमेंट। अर्ज ये कर रहा था कि ये कोई जो एकदम से उन्होंने दोबारा मामला जो है अपने हाथों में लेने की वो बात कर रहे हैं। इशू ये है कि ग्राउंड रियलिटीज का पता चल गया, कि आपको पता चल गया है कि अवाम के अंदर तो हमारा जो भी हम बयानियां लेके आ रहे हैं 2013 से 18 वाला, वो तो कोई बाय नहीं कर रहा है। और ग्राउंड के ऊपर जो सिचुएशन है, ये सारे सियासी लोग हैं, हल्के की सियासत भी करते हैं। अब अगर आपका फॉर्मूला सिर्फ ये हो कि जनाब एक जमात को हमारे खिलाफ खड़ा ना होने दिया जाए तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे, तो कोई भी सियासी शख्स जो है वो इस फॉर्मूले के ऊपर तो नहीं चल सकता ना। तो अब वो ये एक शिफ्ट है कि जनाब वो दोबारा हम उस किस्म की बात करेंगे कि किसने हमारी हुकूमत गिराई। लेकिन उनके उस बयानिए में भी इशू है। इशू ये है कि वो बयानिया भी जाती नोहा बन के रह जाता है कि मेरे साथ ये जुल्म, मेरे खानदान के साथ ये जुल्म, मेरे साथ ये चीज। तो इस वजह से अवाम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, जो बेचारे जिनको इस वक्त दौर वक्त की ये जो आप स्टेटमेंट कह रहे हैं ना, ये सर सुनवा भी देते हैं। कल नवाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ऑडियंस से जिक्र किया, गुफ्तगू की, बिजनेस कम्युनिटी से बातचीत की। दोबारा उन्होंने जो अपना बयानिया मुझे क्यों निकाला की तरफ मोड़ रहे हैं, वो इट्स बड़े ही वाज़ेह शिफ्ट है। सो मुझे क्यों निकाला का जो कल पहली मर्तबा बाज़ाब्ता दोबारा उन्होंने पब्लिकली इसको री इंट्रोड्यूस कराया, ये जरा आपको सुनवाते हैं। जरूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की, और क्या जरूरत थी उस वक्त के जजों को हमारे खिलाफ फैसला देने की। करोड़ों इंसानों के नुमाइंदे को, वजीर आजम को 5 बंदों ने उठा के वो फेंका। फिर हम पूछते हैं हम क्यों पीछे रह गए हैं। एक आध जगह और जब गुफ्तगू की तो मोर और लेस सेम तकरीर थी, सेम ही गुफ्तगू थी कि भाई जिस तरह से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाला गया, सो मुझे क्यों निकाला का दोबारा यहां पर हम देख रहे हैं, वो मंजर यहां पे सामने आ रहा है। लेकिन इससे पहले जब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे थे तो उनकी पार्टी के लोगों से बार बार ये पूछा गया कि वापस आकर क्या वो यही गुफ्तगू करेंगे, तो कैटेगोरिकली
कुछ लोगों ने, जो उनकी पार्टी की सीनियर क़यादत ने, इस पे क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, राना सनाउल्लाह साहब ने, कि हम अपनी दुख नहीं रोएंगे, तो प्रॉपर उसके बाद हमने देखा कि कल दोबारा से एक मुझे क्यों निकाला पार्ट 2, मतलब उसी की एक्सटेंशन है, कोई नई बात नहीं की, लेकिन बीच में कुछ अरसे के लिए ये बयानिया मनिया मंजर आम पे उस तरह से प्रोपोगेट नहीं किया जा रहा था। सो आबिर इलियास, राना साहब, क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ वापस आए हैं, मुलाकातें की हैं पंजाब के अंदर, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, जब जाके लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनको अंदाजा है कि पंजाब का मूड इस वक्त मजामती है, जारहाना है, और जारहाना ही को बयानिया रखना होगा? देखिए, बहुत सारे हमारे लोग बात करते रहे। मैंने कहा गुजरांवाला में जो उन्होंने तकरीर की थी और फिर लंदन में अपने डिपार्चर से पहले, तारीख देने से पहले अपने टिकट होल्डर से जो गुफ्तगू की, उसके दरमियान में उन्होंने कितनी दफा ये बात दोबारा कही थी? नहीं कही। निकाले ना कि वो बार बार क्या कहते रहे, नाम नहीं लिए उन्होंने, दूसरी दफा तब लिए। अभी वक्त आ रहा है ना, एक दफा कह चुके ना कि हिसाब तो होना है और पूछना भी है। फिर अब कल फिर बात कही उन्होंने कि क्यों किया ये काम, एक अच्छे भले चलते हुए मुल्क को। वो मेरे से कह रहे हैं आपके ख्याल में, या आपसे कह रहे हैं? वो जिनको कह रहे हैं ना उनको सुन रहा है, उनको समझ आ रही है, और वो बिल्कुल इस तरह की बात करेंगे। उनका मुखातिब आज की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तानाजनी नहीं है कि आज के आर्मी चीफ को वो कहे कि तुम आर्मी चीफ क्यों बने, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें बनने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें 9 मई करके दिखाऊंगा। ये है बयानिए का फर्क दोनों में। उसे निकाला, वो जेल भी चला गया, उसने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ फिर भी कोई कदम नहीं उठाया। और यही काम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने किया था, और उसको लेके चले आसिफ अली जरदारी जब पाकिस्तान खप्पे लगाया। जब हम तनाजुर में 3 बड़ी पार्टियों की बात करेंगे कि किसके साथ क्या क्या नहीं होता रहा माजी में, तो जिसके साथ पहली दफा लाडले पने में इंतहा पे चले गए, अदलिया भी और एस्टेब्लिशमेंट भी, तो उसने उनके साथ क्या किया? अब वो उसको भुगत रहे हैं। वो जो अवाम का मूड नहीं है, हमारे भाई अतर काजमी कह रहे थे, अवाम कौन सी है? नवाज शरीफ के वोटरों ने कब छोड़ा नवाज शरीफ को कि उन्होंने जाके पीटीआई को वोट किया? इमरान खान ने लोगों को अपील किया। वो अब मकबूलियत की मिराज से 0 पे थे 9 अप्रैल पे हुकूमत कर करके, उन्होंने दोबारा गेन किया, उसको पॉपुलैरिटी को दोबारा लिया। ये इसमें कोई शक नहीं है। मतलब मुकाबले में कोई बयानिया ही नहीं था, क्योंकि एक हुकूमत जो कह रही है हम डिफॉल्ट से बचा रहे हैं, और वो बोलने के काबिल ही नहीं थी 16 महीने। तो उनके लिए तो नवाज शरीफ आए ना कि भाई मैंने ये किया था। वो अपनी कारकर्दगी पे बात कर रहे हैं। इसका मैदान और जवाब हमें मिलेगा 8 फरवरी को इलेक्शन की सूरत में। अच्छा। उसके अंदर हमें बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक नई जंग, जो आज आप और हम सवाल कर रहे हैं कि क्या इस तरह इंस्टॉल हो सकता है? इस तरह कोई वज़ीर आज़म इंस्टॉल नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, नहीं हो सकता। ये सवालात तो नवाज शरीफ पहले करें, उनकी पार्टी उनको कहती थी कि ये अब छोड़ें, आगे चलें, आगे के काम करने हैं। वो दोबारा चूंकि मेरा ख्याल है जब इलेक्शन मोड में आए हैं तो वही गुफ्तगू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पंजाब का जो मूड है, ये मेरे ओपिनियन है, इसलिए मैं ये बात कह रही हूं अतर के वो इस वक्त मजामती सियासत के अंदर है, और शायद नवाज शरीफ साहब ने वापस आके भांप लिया है। दूसरी बात, ये डॉन के अंदर भी बाकायदा इस हवाले से एक ओपिनियन पीस छपा कि वो जो लाडले का टैग बार बार उनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उनको परेशान कर रहा है। वो ये लाडले का टैग भी हटाना चाहते हैं, और वो कैसे हटेगा? जब वो इस तरह की अटैकिंग सियासत करेंगे, दोबारा वो एक रेजिस्टेंस की सियासत करने की तरफ बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, वो यही कोशिश करें। देखें स्ट्रेटजी क्या थी, पहले ये करते रहे कि आप अपने मुखालफीन को किसी तरीके से तनकीद का निशाना बनाएं। अगर आपने अपनी कारकर्दगी पे बात करनी है, आप पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें गुज़िश्ता 1-2 हफ्तों के दौरान, वो या को किसी इंटरव्यू के हवाले से होगी कि फलाने की निजी जिंदगी के हवाले से ये इंटरव्यू है, तो नून लीग की लीडरशिप बैठी भी उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। इवन के मियां साहब जैसी शख्सियत ने अदालत में पेशी के मौके के ऊपर वो एक इंतहाई जो है वो निजी नोयत का एक इंटरव्यू किया गया, इखलाक बाख्ता किस्म की उसमें बातें हुई, उसके ऊपर भी उनसे सवाल किया गया और उसके ऊपर भी उन्होंने कमेंट किया। तो वो कोशिश ये करते रहे कि उस तरह कोई बयानिया बन जाए, उस तरीके से हम वोटर को अपनी तरफ माइल कर लें। लेकिन असल इशू ये है कि आपको अपनी कारकर्दगी बतानी पड़ेगी, और इसी तरह जो आपके मुखालफीन है उनको अपनी कारकर्दगी बतानी पड़ेगी। किसी की निजी जिंदगी के ऊपर स्टोरीज करके या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके या बयानात जारी करके तो आप अपनी सियासत नहीं चला सकते ना वो 90 की दिहाई में चली थी, ना वो आजकल के दौर में चलेगी। तो जिस भी सियासी जमात की ये ख्वाहिश है कि वो वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जो करवाना चाहती है, तो वो अपनी कारकर्दगी बताएं, और मुखालफीन की जो नाकामियां थी वो बताएं कि जनाब मौशी फ्रंट पे उनकी हुकूमत इतनी नाकाम थी, हम ये थे, उस पर तो आपकी तवज्जो नहीं है। या आपकी तवज्जो हो जाती है कि आप किसी को टारगेट करना शुरू कर देते हैं, या आप मुखालिफ की जो है वो निजी जिंदगी पे चले जाते हैं, जो मेरे ख्याल में काउंटर प्रोडक्टिव है आजकल के दौर में।
एक और जो लाडले वाले टैग की तरफ पे दोबारा बढ़ूंगी, बिकॉज ये उनको किसी और की तरफ से नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। रावल का जिक्र करते हैं, पीपल्स पार्टी के दीगर और रहनुमाज का जिक्र करते हैं, बहुत सारे बयान हैं, उनमें से एक हमने सईद गनी साहब का निकाला है, ये आपको सुनवाते हैं, उसके बाद फिर आमिर साहब आपकी तरफ पढ़ेंगे। जब पीपल्स पार्टी आज से बहुत पहले ये बात करती थी कि मियां साहब को आकर मुल्क में सियासत करनी चाहिए, तो हमारे PMLN के दोस्त हम पर तनकीद करते थे। अगर हम कहते हैं जी ये नया लाडला है तो फिर इसमें मुझे नहीं पता लोगों को तकलीफ क्यों होती है। जो तासुर नवाज शरीफ साहब के लिए इस वक्त है, अगर हमारी जमात के लिए होगा तो हमारे लिए फख्र की बात नहीं होगी, हमारे लिए शर्म की बात होगी। जी आमिर साहब, ये बार बार पीपल्स पार्टी, चले बाकियों को तो छोड़ दें, पीपल्स पार्टी बार बार आपको टैग करके, ब्रांड करके, लाडला लाडला ऐसे जैसे बस वो टैटू नहीं करवाया, बाकी तो हर तरीके से आपको ब्रांड किया है दोबारा लाडले के तौर पे, और ये चीज परेशान तो कर रही है PMLN को। उनके अगर हलकों से बात करें कि ये तासुर वो नहीं देना चाहते, जब खासतौर पर उनके पॉलिटिकल चैलेंजर ये बात करें। पीपल्स पार्टी PTI कौन से प्रोग्राम पे बात कर रही है? जो हमारे भाई कह रहे थे कि प्रोग्राम पे बात करें, किसी ने कारकर्दगी पे बात की है? सब यही काम कर रहे हैं, इल्जामात की बात बुनियाद पे, सारे के सारे। अच्छा, मैंने तो एक भी ट्वीट नहीं किया उस किताब पे, और न मैं बोला, चूंकि अब हमारे भाई साहब बोले हैं। दुनिया में किस लीडर की जब कोई बात होती है तो उसके ऊपर बहस नहीं होती? अमेरिका से शुरू हो जाए और दुनिया भर में चले जाएं, जहां माशरे जिंदा रहते हैं वहां गुफ्तगू होती है। क्या ये इंटरव्यू अतर साहब ने कराया या मैंने कराया? ये किताब मैंने लिखवाई या अतर साहब ने लिखवाई या आपने लिखवाई? ये उसने लिखी जिसका दावा है। हम और आप क्यों बहस करते हैं? अगर एक सवाल उठाएगा तो मैं जवाब दे दूंगा, क्योंकि मैं तो इसको बिल्कुल किसी तरह दुरुस्त नहीं समझता। लेकिन मैं और आप मीडिया पे बैठ के हम ये कहेंगे जी वो सारे पवित्र हैं, हम क्यों कह दें? मैं क्यों सर्टिफिकेट दूं कि वो फलां खराब है और फलां ठीक है? तो लोगों को जांचने के लिए मौका मिलना चाहिए। ये इल्जामात हमेशा सियासतदानों पे लगते हैं, मर्द, खवातीन और जर्नलिस्टों पे लगते हैं। कोई मुबर्रा नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स में चले जाएं, फौज में चले जाएं, इंडिया में रोज एक स्कैंडल आया हुआ होता है, क्या उसके ऊपर आप पर्दा रख सकते हैं? ये नहीं होता। ये किताब किसने मशहूर की ये भी आपको चेक करना चाहिए कि क्या PTI के फॉलोअर्स ने इसके ऊपर ज्यादा गुफ्तगू की या PMLN और पीपल्स पार्टी ने की? ये चेक करने वाली बात होगी। अब है बात कि आपको इलेक्शन में लाडला बनना है या नहीं। आपका कोई तो बयान होगा ना। आपने कैंपेन जिस दिन स्टार्ट करनी है, अभी तो आप, मैं PMLN की बात करूं, वो बलोचिस्तान में अपना मामला क्लियर कर चुके। पीपल्स पार्टी का बड़ा मामला क्लियर होना है, वहां पे अच्छी शमूलियतें हो चुकी हैं, वहां वो टफ टाइम देने वाले हैं। उनके पास सईद गनी साहब अगर ये बात ना करें वो इलेक्शन में, और मुस्लिम लीग नून, मैं अपनी बात पे क्लियर हूं कि ये जिस दिन CCI की मीटिंग की, ये तय हो गया कि तो इलेक्शन डिले होंगे और दूसरे अब हमने लड़ना है। ये बयान लिख के नहीं होता कि अब हमने लड़ना है, अपनी अपनी सियासत करनी है। PMLN सिंध में एक सियासत दे रही है, जवाब दे रही है कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, बस मुझे इस सेगमेंट को समेटना है अतर क्विकली, क्योंकि ये सियासत तो हो रही है सिंध के अंदर भी। PMLN अपने दीगर इत्तेहादियों के साथ वहां पर पीपल्स पार्टी का मुकाबला करे, ये क्या उसका एक सियासी रद्द-ए-अमल है? नहीं, देखिए ये डेस्परेशन है टू बी ऑनेस्ट। वो जो इखलाक से घिरी हुई बातें हुई इंटरव्यू में, वो जरदारी साहब ने भी सुनी होंगी, बिलावल ने भी सुनी होंगी, पीपल्स पार्टी की क्यादत ने भी सुनी होंगी। कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उन्होंने की, जरदारी साहब ने कितने बयान दिए, बिलावल साहब ने कितने बयान दिए। तो ये सोच का जमातों की सोच का फर्क है। बाकी ये देखें, ऑब्वियसली इस वक्त मियां साहब को ये लगता है कि वो इत्तेहाद बना के हुकूमत में आ जाएंगे, लेकिन उनको ये इस चीज का भी इदराक है कि शायद हम उस तरीके से सिंपल मेजॉरिटी भी ना ले सकें। और जरदारी साहब भी इसी हवाले से मुतहरिक हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अगली हुकूमत में भी हमारा हिस्सा हो। इस दफा हमने उनका वज़ीर आज़म बनाया था, अगली दफा हमारा बन जाए। तो ये बुनियादी कोशिश वही हो रही है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आमिर इलियास राना, काज़मी साहब मौजूद थे। ब्रेक पे आएंगे। जब वापस आएंगे तो दो साबिक वज़ीर आज़म का सियासी जो करियर है और इलेक्शन में शमूलियत है वो अदालत के रहमो करम पे है। ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दो साबिक वज़ीर आज़म का आइंदा इलेक्शन इस वक्त अदालती फैसलों के रहमो करम पे है। दो साबिक वज़ीर आज़म आइंदा इलेक्शन लड़ने के लिए इस वक्त पूरा जोर लगा रहे हैं, अदालत का दर खटखटा रहे हैं और रिलीफ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ के एवनफील्ड केस में जो सजा है, इसके खिलाफ अगर हम बात करें तो अपील 27 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनी जाएगी और ये समाअत के लिए मुकर्रर की जा चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI की अगर हम बात करें तो तोशाखाना फौजदारी केस में नाअहली की जो अपील है और फैसला है वो मुअत्तल करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत 30 नवंबर को होने जा रही है। नवाज शरीफ की अपीलों पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच, जबकि चेयरमैन PTI की अपीलों पर
चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच समाअत करने जा रहा है। तो पाकिस्तान की सियासत में हम देखते हैं कि हर इलेक्शन से पहले वुज़राए आज़म को अदालती दर खटखटाना पड़ता है। कभी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अदालती फैसलों के जरिए नाअहल हो जाते हैं, नवाज शरीफ साहब हो जाते हैं नाअहल, और ये सब अदालतों के अंदर घूमते रहते हैं, वहां पर जाके रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं। राजा परवेज अशरफ साहब हों, 90 की दहाई में भी हमने देखा कि अदालतों में वुज़राए आज़म जाते रहे। इस वक्त जो निगरान वजीर आजम साहब हैं उनके ऊपर भी कुछ मामला थे, लेकिन चलें वो इस वक्त मुल्क के अंदर नहीं है। तो 2 वजीर आजम तो पेश होने जा रहे हैं अगले आने वाले दिनों में इलेक्शन के अंदर। ये पहली मर्तबा है कि 2 मेन स्ट्रीम पार्टीज की लीडरशिप इस वक्त अपनी नाअहली खत्म कराने के लिए मैदान में उतरी हुई है। ये तो हो गए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स का केस। एक और खबर जो आज हमारी नजर से गुजरी है वो एक और अहम केस की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी गई है। ये कौन सा अहम केस है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जनरल बाजवा, जनरल फैज के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने का जो केस है उसको मंसूख कर दिया गया है। इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त 28 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर थी। हाईकोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक अब इस केस को कैंसिल करके कॉज लिस्ट से निकाल दिया गया है। तो ये है एक और खबर। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देने का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।